गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 8 अगस्त है। तो आज हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज क्या हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। द रोहिणी कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। इट वाज फॉर्म्ड फॉर। जो रोहिणी कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सबमिट कर दी है या सौंप दी है। इसका गठन किसके लिए किया गया था? हमारे पास ऑप्शंस हैं। सॉरी। एससी के उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए, ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए, एसटी के वर्गीकरण की जांच करने के लिए और अल्पसंख्यकों के उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ओबीसी के जस्टिस रोहिणी कौन थी। ये दिल्ली हाईकोर्ट की जज थे। इनका 2017 में जी रोहिणी नामक कमीशन का गठन किया गया था। किसके लिए? ओबीसी के वर्गीकरण उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए। सॉरी, ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए जी रोहिणी कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने कब किया गया था? 2017 में इसका गठन किया गया था। ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट कर दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग में उप वर्गीकरण की जांच के लिए रोहिणी आयोग की स्थापना अक्टूबर 2017 में की गई थी, जिसकी समय सीमा बार बार बढ़ती रही थी। अब फाइनली इन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंप दी है। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने की। आयोग ने 13 विस्तारों के बाद 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कितने विस्तार लिए? 13 विस्तार, समय विस्तार दिया गया इनको। अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के मुद्दों की जांच के लिए अनुच्छेद 340 के तहत कौन से, आपसे पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत उप वर्गीकरण किया जाता है? 340 के तहत आयोग का गठन किया गया इसका। केंद्र सरकार के तहत नौकरी और शिक्षा में ओबीसी को फिलहाल 27% आरक्षण दिया जाता है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, उसको 27%। रोहिणी आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या थे? अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक तरीके से तंत्र, मापदंड, मानदंड और पैरामीटरों पर काम करने का काम रोहिणी कमेटी को दिया गया था। क्योंकि यह अब तक यह माना जा रहा है कि जो ओबीसी है उसमें कुछ कुछ ही जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ उठा पाई है और जो कुछ अन्य जातियां हैं वो बिल्कुल भी इससे फायदे नहीं ले पाई हैं। तो अब इसका वर्गीकरण करने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कर्षता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो असम गवर्नमेंट है दोस्तों, उसने राष्ट्रीय उत्कर्षता केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसमें? बैडमिंटन के लिए। असम सरकार ने उत्तरी गुवाहाटी में बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कर्षता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। यह भी याद रखना, कहाँ पे बनाया जा रहा है? उत्तरी गुवाहाटी में। इस केंद्र में भारत भर के युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों की दक्षता का क्षमता का पोषण और दोहन करने के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। केंद्र के लिए समझौता ज्ञापन पर असम सरकार और भारतीय बैडमिंटन संघ के बीच 25 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्र के कामकाज और प्रशासन की निगरानी के लिए 5 सदस्यों वाली प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय ने किसको अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा प्रदान किया? कौन कौन सी ऑप्शंस गिवन है दोस्तों? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, GAIL, ONGC विदेश लिमिटेड और NTPC लिमिटेड। तो जो ONGC विदेश लिमिटेड है उसको अपग्रेड करके नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। वित्त मंत्रालय ने 3 अगस्त 2023 को ONGC विदेश लिमिटेड OVL को श्रेणी 1 मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया है दोस्तों। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत ONGC विदेश CPSC के बीच 14वां नवरत्न होगा। कितने नवरत्न हो गए अब टोटल? 14 नवरत्न है अब। भारत में अब 13 महानवरत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां, 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। अब काफी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो कुल 13 महारत्न है, नवरत्न 14 नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न 74 हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है। अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोक आदिवासी अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय त्योहार उत्कर्ष का उद्घाटन कहां पे किया? तो यह किया गया भोपाल में। भोपाल MP। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का भी उद्घाटन किया। कौन सा है? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। यह आयोजन 3 से 5 अगस्त तक सांस्कृतिक मंत्रालय के संगीत नाट्य अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन है। याद रखना दोस्तों,
उनमें से एशिया का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन है। इसमें 15 देशों की 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 575 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों गुरु गोरखनाथ से कि गुरु गोरखनाथ यूपी के लिए यूज होगा, नहीं। अब ये कहाँ पे बोर्ड का गठन कहाँ पे किया गया है? राजस्थान। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान सरकार ने जोगी योगी नाथ समुदाय की समस्याओं की पहचान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। इनके लिए जोगी योगी और नाथ समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। बोर्ड इन पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सुझाव देगा। बोर्ड शैक्षणिक आर्थिक मोर्चों पर राज्य की प्रगति के लिए उपाय भी सुझाएगा। इसमें 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। कुल संख्या क्या रहेगी? 5। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो संजय कुमार अग्रवाल हैं उन्हें CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय कुमार अग्रवाल 1 मार्च 2022 से CBIC में बोर्ड के सदस्य के रूप में ही कार्यरत थे, अब उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CBIC में वरिष्ठ IRS अधिकारी सुरजीत भुजबल को भी सदस्य जांच और CBIC के रूप में नियुक्त किया गया है। CBIC बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है जिसकी सहायता के लिए कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य उसकी सहायता के लिए होते हैं, जो कर नीति, सीमा शुल्क, आयकर और करदाता सेवाओं GST सतर्कता देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत ने 5 से 6 अगस्त को होने वाली यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। कहाँ हुई थी यह सऊदी अरब में हुई थी। और इसमें शांति प्रक्रिया में ये रूस को ही शामिल नहीं किया गया, रूस को ही नहीं बुलाया गया दोस्तों। जिनके बीच युद्ध समाप्त करने के लिए यह हुई थी यह बैठक रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसमें रूस को ही इनवाइट नहीं किया गया। कहाँ पे हुई थी? सऊदी अरब। सऊदी अरब के कहाँ पे? जेद्दा में 5 और 6 अगस्त को 2 दिवसीय यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सऊदी अरब के जेद्दा में वीकेंड पर 40 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी हैं। NSA अजीत डोवाल भारत की तरफ से वहां पे सम्मिलित हुए थे। जेद्दा की बैठक में रूस शामिल नहीं था। सम्मेलन में डोवाल के नेतृत्व में यूक्रेन पर एक शांति फॉर्मूला तैयार किया गया। डोवाल ने इस मीटिंग से दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि यूक्रेन में शांति जरूरी है, लेकिन रूस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस भारत का एक मित्र देश है दोस्तों। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपनी 10 सूत्रीय शांति योजना के आधार पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। नेक्स्ट है, राजस्थान कैबिनेट ने 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की है, को मंजूरी दी है, सॉरी। तो अब कुल कितने जिले हो जाएंगे राजस्थान में? राजस्थान में अब 50 जिले हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में पहले कितने जिले थे? पहले 33, अब 50 हो जाएगी संख्या कुल। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भारत में भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। नीरज ने 7 अगस्त को ही भारत को अपना पहला व्यक्तिगत एथलेटिक पदक गोल्ड दिलवाया था दोस्तों। कब? 7 अगस्त को। कहाँ पे? टोक्यो में। उसी दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? यह 9वां संस्करण है। नेक्स्ट है, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PHO के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन गिवन है हमारे पास। सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PHO मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। PHO नागरिक और पतन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और क्वारंटीन उपाय करेगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शंस हैं करेक्ट हैं दोस्तों। पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल लॉन्च किया गया और PHO नागरिक और पतन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रोग निगरानी, स्वास्थ्य निरीक्षण और क्वारंटाइन के उपाय करेगा। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट।
नेक्स्ट है 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के माध्यम से राज्य में 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के लिए का शुभारंभ किया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के लिए शुभारंभ किया। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन का प्रारंभ किया गया है। 13 रेलवे स्टेशनों में से कौन कौन है? बेल्लारी, घाटप्रभा, गोक्का रोड बीदर, अलनावर, गड़क, कोप्पल, हरिहर, हरसिकेर, मंगलूर जंक्शन, वाड़ी, कालबुर्गी जंक्शन और शाहबाद शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य ने प्रवासी भारतीयों को समर्थन और सुविधा के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? तो जो केरल गवर्नमेंट है दोस्तों, उसके द्वारा शुभ यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी नागरिकों की सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, राज्य से सुरक्षित और सुचारू प्रस्थान सुनिश्चित करना और उनके समग्र प्रवासन अनुभव को बढ़ाना है। एक सहज प्रवासन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर शुभ यात्रा योजना संभवतः अधिक व्यक्तियों को विदेशी और रोजगार की तलाश में आकर्षित करेगी, जिससे राज्य में प्रेषण में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास में भी योगदान रहेगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस राज्य ने राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों को लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और उपचार उपलब्ध प्रदान करने का निर्णय लिया? तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है दोस्तों, उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। वहां पे एक मुख्यमंत्री के साथ में दोस्तों 2 उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने की। राज्य कैबिनेट में 3 अगस्त को इस फैसले की मंजूरी भी दे दी। महाराष्ट्र में राज्य सरकार 2448 स्वास्थ्य संस्थान चलाती है। 15 अगस्त से नागरिक निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपचार का लाभ उठा सकेंगे। तो अब हम दोस्तों, ये थे कुछ करंट अफेयर्स के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम एक बार जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हम भूले ही ना इनको कभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो इसका गठन किसके लिए किया गया था? ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच करने के लिए रोहिणी कमेटी का गठन किया गया था। 13 बार इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए एक उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह घोषणा की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। अगस्त 2023 को वित्त मंत्रालय ने नवरत्न का दर्जा किसे दिया? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त 2023 को भारत के लोक और जनजातीय व्यक्ति के राष्ट्रीय उत्सव, कौन सा उत्सव है राष्ट्रीय? उत्कर्ष का उद्घाटन कहाँ पे किया? उत्कर्ष का उद्घाटन भोपाल में किया गया। किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो यह किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, और वो पहले सीबीआईसी के मेंबर थे। भारत ने 5 से 6 अगस्त को होने वाली यूक्रेन में शांति वार्ता में भाग लिया। यह कहाँ, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? इसकी मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की गई थी। और कहाँ पे हुई बैठक? सऊदी अरब के जेद्दा में। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? एनएसए अजीत डोवाल ने पार्टिसिपेट किया। राजस्थान कैबिनेट ने 19 नए जिलों के गठन की मंजूरी प्रदान की है। तो कुल कितने जिले हो गए राजस्थान में? 50। भाला फेंक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु के हेल्थ पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। कौन, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के माध्यम से राज्य में 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन का शुभारंभ किया? तो जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना है, इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन का शुभारंभ किया। किस राज्य ने प्रवासी भारतीयों के समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? केरल गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया है। लास्ट है, अगस्त 2023 में किस राज्य ने राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज के। कल हम फिर से आपके साथ मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आराम से रहिए, पढ़ते रहिए। सभी एग्जाम सब काफ़ी नज़दीक हैं, सीपीओ नज़दीक आ रहा है, दिल्ली पुलिस भी काफ़ी नज़दीक है। इसी प्रकार
यूपी पुलिस की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो सीरियस होकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पुलिस वाला टीम के साथ बने रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन सभी चीज़ों की PDF अवेलेबल करवा दी जाएंगी आपको। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस नाम से आपको मिलेगा, तो उनको ज्वाइन करें और बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।